जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का आज हम लोगों का ये अंतिम क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार यानी कि बिजनेस क्या था, और बिजनेस में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से करते थे और किन किन देशों से करते थे और क्या क्या उनका व्यापार था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे उनका व्यापार क्या था, उनका टेक्नोलॉजी क्या थी, यानी व्यापार करने की उनकी पद्धति क्या थी, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो क्या क्या करते थे और कहाँ से करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का ये अंतिम क्लास है। इसको वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार क्या था। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो सभ्य थे, यानी कि एकदम विस्तृत थे, यानी कि एक तरह से अमीर थे, एकदम शहरी सभ्यता थी। तो वहाँ का व्यापार भी थोड़ा अलग ही लेवल का था, उच्च लेवल का था, उच्च कोटि का था उनका व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार यानी कि उनका जो व्यापार था, उनका बिजनेस था, वो क्या था। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक इसमें यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बिजनेस क्या था, उनका उनका जो बिजनेस है, उनका व्यापार थे क्या था। तो सबसे पहले इसमें ये आता है कि व्यापार यानी बिजनेस में इनका सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आता है कि इनका जो बिजनेस था वो आंतरिक व्यापार था और बाह्य व्यापार था। यानी कि इनका जो क्षेत्र था उसके अंदर भी ये लोग व्यापार करते थे और देश के बाहर भी व्यापार करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल ये देश के अपने जो इनका एरिया था वहीं व्यापार करते थे, नहीं, ये अपने एरिया में व्यापार यानी कि आंतरिक व्यापार, और इसके बाहर यानी कि बाह्य व्यापार, यानी कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों इनका चलता था। ठीक है, यानी कि एक ग्लोबलाइजेशन, यानी इस फिलहाल में देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में क्या होता है कि एक इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। भारत भी हम लोगों का क्या है, चाइना से व्यापार है, अमेरिका से व्यापार है, यानी दुनिया के हर देश से व्यापार चलता है, हर देश का हर देश से व्यापार चलता है। और कोई देश ऐसा होता है केवल वो अपने ही देश में व्यापार करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो अपने देश में भी था और विदेश में भी था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो व्यापार था वो आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार भी था। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि व्यापार का मार्ग, यानी आज आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग इतना विकसित हो चुके हैं कि हम लोगों का व्यापार में क्या है कि हम लोग इतना व्यवस्थित विकसित हो गए हैं कि हम लोग ट्रेन बना लिए हैं, एरोप्लेन बना लिए हैं, पानी की जहाज भी बना लिए हैं, यानी सब कुछ हम लोगों को व्यापार में, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सोचिए कि उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का जो उस टाइम था, उस टाइम क्या है कि व्यापार का मार्ग कैसा था, ये लोग कैसे व्यापार करते थे। तो सबसे पहले इसमें क्या था कि ये जल के द्वारा भी व्यापार करते थे और स्थल से भी व्यापार करते थे। यानी ये एक जल मार्ग भी था और एक स्थल मार्ग भी था। ठीक है, तो इनका व्यापार क्या था, पहला पॉइंट ये है कि इनका एक आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार था। ये स्थल मार्ग से भी व्यापार करते थे और जल मार्ग से भी व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये जल मार्ग से व्यापार करते थे और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार भी था, दोनों लोगों में सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो मैक्सिमम कहाँ तक फैला था। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वो कहाँ तक फैला था। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि यहाँ पे दिलमुल, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि दिनमुल, यानी कि आज के वर्तमान स्थिति में बहरीन, बहरीन देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि वर्तमान में बहरीन देश तक इसका इन लोगों का व्यापार होता था, बहरीन। और उसके बाद बहरीन के बाद मकरान देश, बहरीन और मकरान तक इन लोग यहाँ तक व्यापार करते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, तो इनका जो केंद्र था यानी मध्य केंद्र था, कहाँ तक था? बहरीन से लेकर के मकरान तक था। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका जो व्यापार का माध्यम था कि ये लोग व्यापार कैसे करते थे, यानी कि इनकी मुद्रा क्या थे। ठीक है, व्यापार तो समझ गए कि इनका आंतरिक व्यापार था, बाह्य व्यापार था, जल मार्ग के द्वारा भी करते थे, स्थल मार्ग के द्वारा करते थे, बहरीन से लेके मकरान तक करते थे। और इनकी मुद्रा क्या थी, यानी कि कैसे ये लेन देन करते थे, ये इस क्वेश्चन बनता है। तो लेन देन के मामले में इनका व्यापार कुछ ऐसा था कि ये लोग एक वस्तु खरीदने के बदले किसी वस्तु का, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली इसको कहते हैं,
क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग गांव में देखते हैं कि कोई सामान बेचने आता है तो सामान के बदले हम लोग चावल, गेहूं दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है कि पैसे न देकर वस्तु के बदले वस्तु ही दे दिया जाए। क्या था? पैसे न देने के बदले वस्तु ही दे देना, उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार भी ठीक इसी तरह होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि यदि आप हम सोना खरीद रहे हैं तो सोना के बदले हम उसे अनाज दे दें, हम चांदी खरीद ले रहे हैं तो चांदी के बदले हम कोई कपड़ा दे दें, इसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, जो इनका व्यापार का माध्यम था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। ठीक है, यानी कि मुद्रा नहीं था, एक वस्तु लेने के बदले हमें किसी वस्तु का देना पड़ता था, उसके मूल्य के बराबर किसी वस्तु को दे देना, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका व्यापार। कैसा था? आंतरिक व्यापार था, बाह्य व्यापार था। उसके बाद ये स्थल के द्वारा और जल के द्वारा दोनों की तरफ से व्यापार करते थे, और ये बहरीन से लेकर के मकरान तक व्यापार करते थे। उसके बाद ये वस्तु विनिमय प्रणाली इनकी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट क्या क्या ये करते थे, यानी क्या बेचते थे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है कि ये क्या बेचते थे, यानी अन्य देशों को ये क्या देते थे और उसके बदले क्या लेते थे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि मिट्टी का खिलौना, सबसे पहला मिट्टी का खिलौना, हाथी के दांत, खाद्यान्न की वस्तुएं, यानी कि गेहूं हो गया, जौ हो गया। किसी किसी पहले क्या होता था कि हमारा जो भारत देश है यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, वो भी खास करके सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जो वहाँ पे पंजाब का क्षेत्र था, वो बहुत ही, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वो बहुत ही मतलब कि उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पे खाद्यान्न बहुत ज़्यादा होता था। तो हम लोग खाद्यान्न के सोचे कि खाद्यान्न की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि सोना चांदी का कोई विशेष वैल्यू नहीं थी वहाँ पे। तो हम लोग क्या बेचते थे? खिलौने का मिट्टी, बर्तन, खाद्यान्न की वस्तु यानी गेहूं और जौ। और देखते हैं उसके बाद मिट्टी का बर्तन हो गया, नील हो गया, कपास हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग बेचते थे। ठीक है, क्या करते थे? निर्यात करते थे। ठीक है, फिर से मिट्टी का खिलौना, हाथी के दांत, खाद्यान्न वस्तुएं, नील, कपास, मिट्टी के बर्तन, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि बेचते थे, निर्यात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब देखते हैं कि इनका आयात यानी कि इंपोर्ट क्या क्या करते थे। हम लोग देते तो थे लेकिन हम लोग खरीदते क्या थे? एक देश को हम लोगों ने तो दे दिया, उसके बाद खरीदते क्या थे? तो ये देखिए, खरीदने में सबसे पहले हम लोग टीन, टीन यानी कि टीना, टीना हम लोग खरीदते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से। ईरान और अफगानिस्तान से हम लोग टीना खरीदते थे, यानी टिन खरीदते थे। उसके बाद तांबा, तांबा भी हो गया। तांबा हम लोग खेतड़ी, यानी राजस्थान से, राजस्थान में खेतड़ी और बलूचिस्तान से हम लोग तांबा खरीदते थे। उसके बाद चांदी हो गया, चांदी भी हम लोग ईरान, अफगानिस्तान से भी खरीदते थे। उसके बाद सोना हो गया, सोना भी हम लोग अफगानिस्तान और भारत से खरीदते थे। तो ये रहा हम लोग का निर्यात और ये रहा आयात, यानी कि ये हो गया एक्सपोर्ट हम लोग करते थे और ये सब चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट में ऐसे आभूषण का वस्तु, जैसे हम लोग किसी टीना हो गया, टीन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब हम लोग, तांबा हो गया, ये सब हम लोग खरीदते थे और उसके बदले हम लोग खाद्यान्न हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया, खिलौना हो गया, हाथी के दांत हो गया, ये सब हम लोग देते थे। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता के आयात और निर्यात। अब आगे देखते हैं कि व्यापार का साक्ष्य यानी कि इसका प्रमाण क्या है। कैसे पता चला कि भैया एक देश वहां से जैसे बहरीन तक, अफगानिस्तान, ईरान, कैसे हमें पता चलेगा कि वहां पे व्यापार होता था? तो वहां पे कुछ मुहरे, मुहरे के द्वारा हमें पता चलता है। तो दो मुहरे, एक फारस की मुहर और एक बहरीन की मुहर, इन मुहरों के द्वारा हमें पता चलता है कि वहां से व्यापार होता था। तो इसका व्यापार का साक्ष्य क्या है? फारस की मुहर और बहरीन का मुहर, ये प्रमाण है, एविडेंस है कि हाँ यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेक्नोलॉजी तक क्या थी, वो कौन कौन से पद्धति, टेक्नोलॉजी, शिल्प और तकनीक का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या था कि पत्थर के अनेक प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या था, टेक्नोलॉजी में पत्थर के अनेक प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे। ठीक है, पत्थर का औजार बनाते थे, बढ़िया बढ़िया चीज, एकदम शिकार करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, सब कुछ। उसके बाद तांबे के साथ टीन मिलाकर, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन मिलाकर हमें कांसा तैयार किया जाता था। ठीक है, तांबा और टीन मिलाकर के कांसा तैयार किया जाता था, ये इनका एक टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, सबसे पहले पत्थर का औजार, बड़े सुंदर सुंदर औजार बनाया जाता था।
उसके बाद क्या था, तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। उसके बाद इस काल में कुम्हार का चाक, यानी आज के डेट में जो लोग घड़ा बनाते हैं, गाँव में देखेंगे जो कुम्हार लोग होते हैं वो घड़ा बनाते हैं, दिया बनाते हैं। दीपावली के टाइम देखिए, अब दीपावली का सीजन आ रहा है तो लोग दिया बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, कलश बनाते हैं। तो कुम्हार का चाक वो रखे रहते हैं, उसी चाक के द्वारा वो लोग बनाते हैं। तो उस टाइम भी क्या था कि चाक, जो कुम्हार का चाक था, वो बहुत बड़े मात्रा में प्रचलन था। ठीक है, ये एक सूक्ष्म लघु उद्योग के टाइप में होता था कि वहाँ के जो व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी थे, वो यही सब व्यापार करते थे। कौन सा? चाक और ये कुम्हार के चाक का प्रयोग करते थे। तो ये रहा इनकी टेक्नोलॉजी। सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या है? पत्थर के अनेक प्रकार के औजार बनाना। उसके बाद टीन और तांबे के साथ मिलकर कांसा बनाना, और उसके बाद कुम्हार के चाक का प्रयोग ये लोग सबसे ज्यादा करते थे। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। लिपि यानी वहाँ की लिपि का मतलब वहाँ का जो लिखते थे, पढ़ते थे, वो कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो एक भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र के द्वारा हम एक समझ सकते हैं, उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, केवल हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो देखते हैं कि इसकी लिपि क्या है। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा कालीन का सबसे पुराना नमूना हमें 1853 में देखने को मिला। ठीक है, हड़प्पा काल का सबसे पहला नमूना जो था, जो पहली लिपि थी, हमें कहाँ पे भी देखने को मिली? 1853 ईस्वी में देखने को मिला था। और 1923 तक यह पूरी तरह प्रकाश में आ गया था। जो लिपि उनकी थी 1853 से स्टार्ट होकर के 1923 तक ये पूरी तरह अस्तित्व में आ गई थी, जो उनकी उस टाइम की लिपि थी। ठीक है, 1923 तक ये पूरी तरह से आ गई थी। उसके बाद क्या है, अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सकता। ये एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं अभी। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। अब देखते हैं कि हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक थी और उनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। उनका जो भाव चित्रात्मक लिपि था वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो इनका स्क्रिप्ट क्या था, इनकी लिपि क्या थी, क्वेश्चन आएगा तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, 1853 से लेके 1923 तक ये अस्तित्व में जाकर के आए। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ, उनका व्यापार कैसा होता था, आयात क्या करते थे, निर्यात क्या करते थे, व्यापार का प्रमाण क्या था, और उसके बाद कौन कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग करते थे, और उनकी लिपि क्या थी। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पॉइंट हो गए। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, ये नष्ट कैसे हुई सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, नष्ट होने का कोई भी सभ्यता यानी कोई भी समाज नष्ट जब होता है तो उसके कई कारण होते हैं। कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग कारण यहाँ भी दिया गया है, उसके द्वारा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके द्वारा किसी भी स्थान को छोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग भी अपने गांव में रहते हैं, यदि अकस्मात कोई ऐसा कारण आ गया कि हमें गांव को ही पूरा खाली करना पड़े सबको, तो कौन सी विपत आ सकती है। तो पहला कारण ये सकता है कि बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आ जाएगी तो हमें जाना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है कि कोई आक्रमण हो जाए तो हमें उसके डर से भागना पड़ेगा वहां से। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी तो हमें भाग कर दूसरी जगह जाना, गर्म क्षेत्र में जाना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो उसकी वजह से हमें ठंड क्षेत्र में जाना पड़ जाए। तो ये 3-4 कारण होता है किसी भी स्थान को छोड़ने का, किसी भी स्थान को नष्ट होने का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी जो नष्ट होने का जहाँ तक सवाल है, तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा भी यहाँ पे अलग अलग तथ्य दिया गया है, अलग अलग कथन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका जो मुख्य कारण है बाढ़। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य कारण बताया गया है विद्वानों के द्वारा, सर जॉन मार्शल मैके एंड एस.आर. राव जो विद्वान थे, उनके द्वारा ये बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है बाढ़ के द्वारा हुआ। पहला कारण इसका क्या था, बाढ़ के द्वारा हुआ था। दूसरा कारण क्या है कि आर्यों का आक्रमण। अब देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 तक हुई थी। उसके बाद क्या है कि मध्य एशिया से, इसके बाद का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है वैदिक सभ्यता। तो मध्य वैदिक सभ्यता, आर्यों का आक्रमण, आर्य जो है मध्य एशिया से, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है ये वैदिक सभ्यता। तो आर्य वैदिक सभ्यता स्टार्ट होता है, आर्यों के द्वारा ही वहाँ पे आर्य आए। जब ये सभ्यता खत्म हुई तो आर्यों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता स्टार्ट की गई थी। तो सब लोग बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा ये खत्म हो गई, फिर आर्य आकर वैदिक सभ्यता बना लिए। तो एक कारण और बताया गया कि आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण बताया गया था। ठीक है, क्योंकि आर्यों का आक्रमण इसलिए बताया गया था क्योंकि ये सभ्यता नष्ट होने के 100 साल बाद तुरंत
1500 से लेकर के 600 तक वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई। तो सबको लगा कि हाँ भाई, हो सकता है कि यही लोग मार के आगे विकसित अपना आशियाना बना लिए होंगे। तो पतन का पहला कारण बाढ़ हो गया, दूसरा कारण क्या हो गया, आर्यों का आक्रमण, तीसरा कारण क्या हो गया, अकाल और सूखा, क्योंकि सूखा भी पड़ सकता है, अकाल भी पड़ सकता है, इसलिए लोगों की मृत्यु हो गई होगी या लोग वहां से चले गए होंगे। चौथा कारण क्या है कि भूकंप, महामारी भी हो सकती है, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। और उसके बाद जलवायु परिवर्तन भी एक विशेष कारण, ठीक है, ये भी सही बात है। उसके बाद पलायन, पलायन भी हो सकता है। पलायन तो लोग करते ही हैं, कोई कारण के द्वारा पलायन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग विभिन्न कारण होते हैं किसी भी स्थान को छोड़ने के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी जो मुख्य कारण क्या था, बाढ़ था, उसके बाद आर्यों का आक्रमण, उसके बाद अकाल या सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और पलायन। तो अन्य अन्य विद्वानों के द्वारा ये सब बताया गया है। क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले प्राथमिकता आप बाढ़ को दीजिएगा, उसके बाद आर्यों का आक्रमण दीजिएगा, उसके बाद ये सब दीजिएगा। तो ये रहा हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्लास, लास्ट क्लास। इसके बाद स्टार्ट होगा वैदिक सभ्यता, यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर के सीधे 600 ईस्वी तक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में हम बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे, बहुत सी चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि आर्य जब यहाँ पे जब ये ये सभ्यता खत्म हुई तो आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आगमन हुआ, तो आर्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की भाषा को लाया गया, गाय लाया गया, उन्हीं के द्वारा सब लोग लाया गया। तो बहुत ही सभ्य लोग थे, उनके द्वारा अलग अलग चीज़ों का विकास किया गया। तो वैदिक सभ्यता में बहुत कुछ पढ़ने को है। तो आज के लिए बस इतना है, हम लोगों का ये सिंधु घाटी सभ्यता ये खत्म होता है। और अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से वैदिक सभ्यता। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।